ओके। जो इक्वेशन है आपकी वो मैंने फाइंड आउट कर ली है। फेरस सल्फेट का जब रिएक्शन होता है KMnO4 के साथ, आपके पास अगर एनालाइट जो है वो फेरस सल्फेट है और जो टाइट्रेंट है आपका KMnO4 है उसके अंदर, और एसिडिक कंडीशन में आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आप एक दफा इन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब आप बैलेंस करेंगे तो आप इसको डिटेल में और देख लीजिएगा, लेकिन जब हम कंप्लीटली बैलेंस करते हैं इसको, हमारे पास जो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आता है 10 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये इसको आप एक दफा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा इस इक्वेशन को। अगर इसमें स्टिल कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर नाउ आप जस्ट इसको अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, अगर सिर्फ आप आयरन को देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है कि फेरस सल्फेट जो आपके पास है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट। ठीक है, यानी कि जो आयरन की आपके पास वैलेंसी है वो +2 से +3 पे जा रही है। इट मींस इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ अच्छा, यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एक मिनट एक मिनट। ओके, अब आ गई। ओके यस मैम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एनालाइट है फेरस सल्फेट और टाइट्रेंट है आपके पास KMnO4। और एनालाइट जो आपका किस तरह से चेंज हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, फेरस सल्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट। ठीक है, अच्छा, फेरस सल्फेट आपके पास Fe+2 से Fe+3 पे जा रहा है, तो इट मींस इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, तो यू नो कि 10 फेरस सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। इट विल मीन कि 10 फेरस सल्फेट 10 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर रहे होंगे, राइट। एक फेरस सल्फेट क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो 10 फेरस सल्फेट विल बी लूजिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यस मैम। अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, अगर हम इसकी एक इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा कि 1 नॉर्मल KMnO4 जो है इट कैन ऑक्सीडाइज 1 नॉर्मल फेरस सल्फेट। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई, क्योंकि जो नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है ना कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो 1 normal KMnO4 will oxidize 1 normal ferrous sulfate। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहें वॉल्यूम और मास में, क्योंकि आपके पास जो टाइट्रेंट है वो वॉल्यूम के पैरामीटर में गिवन है और जो एनालाइट है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ मास आपके पास अवेलेबल होता है ना, वे करके हम डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। तो अब आप क्या करेंगे कि KMnO4 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 नॉर्मल सोल्यूशन में आपके पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, तो 1000 ml of 1 normal KMnO4 can oxidize 1 normal ferrous sulfate। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चीज और शेयर कर देती हूँ। वन नॉर्मल KMnO4 oxidizes 1 normal। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और मास अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा कि 1 नॉर्मल KMnO4 जो है वो 1000 ml 1 नॉर्मल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस। अच्छा, 1 नॉर्मल फेरस सल्फेट कितना होगा, फेरस सल्फेट का जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 10। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 278 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, तो 278 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 27.8। ठीक है, 27.8 ग्राम
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी आपको यहाँ पे 1000 ml के हिसाब से पता है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मच ml ऑफ 1 ml 1 normal KMnO4 oxidizes 27.8 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0278 ग्राम्स FeSO4। अच्छा, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन आई है आपके पास एक बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन से कि जो नॉर्मेलिटी है वो इक्वल रहेगी। 1 नॉर्मल KMnO4 विल ऑक्सीडाइज 1 नॉर्मल फेरस सल्फेट। अब नॉर्मेलिटी को जब आप वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो टाइट्रेंट का 1 नॉर्मल वॉल्यूम में आपके पास 1000 ml आ जाएगा, और एनालाइट को क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ मास लेना चाह रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ मास आपके पास क्या आ जाएगा कि फेरस सल्फेट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, मैंने इस पे फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट चेक नहीं किया है, जस्ट मैंने रैंडमली इसको 278 ले लिया था। सो 1 नॉर्मल फेरस सल्फेट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर वो 278 है तो 278 डिवाइड बाय 10, व्हाई 10 बिकॉज इट इज लूजिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसको 27.8 इस यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको टाइटर फैक्टर में हमेशा 1 ml के लिए कैलकुलेट करते हैं कि 1 ml ऑफ टाइट्रेंट कितने एनालाइट को कंज्यूम करेगा, सो इन दैट केस आप इसको डिवाइड करेंगे 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस 0.0278 ग्राम फेरस सल्फेट। अच्छा, अब टाइटर फैक्टर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1 नॉर्मल KMnO4 ना हो, आप यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल 0.5 नॉर्मल KMnO4, तो आपको क्योंकि 1 की वैल्यू पता है तो आप यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए इजीली एनालाइट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे एनालाइट का एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी हमें प्योरिटी कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए हम एक रैंडम अपना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट बहुत ज्यादा आ रहा हो तो हम उसकी कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइटर फैक्टर है इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइट्रेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करने से पहले ही अपना एक प्रोबेबल रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अक्सर टीचर के पास जब आप अपना रिजल्ट लेके जाते हैं, ऑलरेडी टीचर को पहले से पता होता है कि आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि ऐसे मेथड्स में टाइटर फैक्टर आमतौर पे मेथड में ही गिवन होता है। even if titer factor is not given, even then you can also calculate from the balanced chemical equation। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात? क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? यस मैम। ठीक है, ओके। सो अगर अच्छा आपको अगर टाइट्रेशन के अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो है हम्म वहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स में कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। हम्म तो और पीएच जब बढ़ती है तो मतलब बेसिक की तरफ जाती है, लेकिन उधर नीचे लिखा हुआ है कि मोर एसिडिक पीएच होगी तो इन्हांस करेगी प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन। ये समझ में आया। अच्छा, एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। प्रेसिपिटेशन एनालिसिस, the pH of the solution is directly proportional to the precipitation titration. The more acidic solutions enhances the precipitate formation when compared to basic solutions। अच्छा, basically यहाँ पे जो directly proportional का जो word है ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें जो बेसिक हमारा मतलब है ना वो सिर्फ ये है कि जैसे जैसे पीएच चेंज होगी वैसे वैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है वो उसकी सिलेक्टिविटी या स्पेसिफिसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास जो पीएच होती है
हमारे पास जो पीएच है वो एक तरह से उल्टा चल रहा होता है कि जितना हमारे पास पीएच कम है उतना ही सोल्यूशन मोर एसिडिक है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास जो एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिकली हम उसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं। तो आप इस एक काम करें, इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं कि पीएच ऑफ द सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड आप हटा दें, जस्ट आप यहाँ पे ये मेंशन कर दें कि जो एसिडिक ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशंस है दे सपोर्ट द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मोर। ठीक है, ये आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है मैम। अच्छा मैम, जैसे इंडिकेटर हम एनालाइट के साथ ही अपना डिसॉल्व कर देते हैं ना, और जब तक पूरा एनालाइट कंज्यूम नहीं होता तो कलर चेंज भी नहीं होता, प्रेसिपिटेट्स भी नहीं बनते। जब रिएक्शन इंडिकेटर पे आता है तब ये प्रेसिपिटेट्स बनने हैं या कलर चेंज होना है तब होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फजांस मेथड था उसमें पीपीटीज पहले ही बने हुए थे जिनके अराउंड क्लोराइड आयंस थे। अच्छा, ये उसमें ऐसा था कि जो फजांस मेथड है उसमें हम एक एड्सॉर्बेंट डाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, एड्सॉर्बेंट डाई का काम क्या है? एड्सॉर्बेंट, कोई भी चीज अगर एड्सॉर्बेंट है ना, इट इज अ टेंडेंसी कि वो अपने ऊपर चीजों को अटैच करवाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो AgCl है, जो AgCl का हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है, अब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के ऊपर बिफोर एंड पॉइंट क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास जो डाई है इट हैज अ टेंडेंसी कि वो चीजों को अपने ऊपर एक्यूमुलेट करवाएगी, तो उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, AgCl जो है वो आपके पास ऑलरेडी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में ही होता है। कलर चेंज आपका कब होगा? जब आपके पास एनायनिक डाई जो है वो अगर सोडियम के साथ अटैच है तब उसका कलर डिफरेंट होगा, और एनायनिक डाई अगर सिल्वर के साथ अटैच है तब उसका कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, सही है मैम। एक लास्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर कि आपके पास जो इंडिकेटर है ना वो एड्सॉर्बेंट इन नेचर है, वो अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है आयंस को। ठीक है। अच्छा मैम, जो कल लेक्चर अपलोड किया था उसमें एग्जांपल है 5.1, ठीक है, उसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाला था मैम वो ज़रा बता देंगे एक दफ़ा? वहाँ पे अच्छा मिली इक्विवेलेंट वाला कुछ हो रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी का जो आपके पास मैम ये अगर फाइल खोली है तो आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की हुई है। नहीं, स्क्रीन मतलब अभी ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपके पास नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपका होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बजाय आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स अवेलेबल हों, तो मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास वो मल्टीप्लाई बाय 1000 है, राइट? अच्छा, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। तो अगर हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना हो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना हो तो हम उस स्टेप को skip कर सकते हैं। We can directly calculate the normality by dividing the milli equivalents by milliliter of solution. ये सिंपली सिर्फ यूनिट्स की वजह से आपके पास ये चेंज आया है कि नॉर्मेलिटी जिस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अगर आपके पास सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट है तो आप डिवाइड करेंगे उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो भी आपकी नॉर्मेलिटी वही आएगी। और अगर आप उसके आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स में सॉल्यूट अवेलेबल है तो आप उसको डिवाइड करेंगे मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो अगेन आपके पास नॉर्मेलिटी सेम आएगी, क्योंकि मिली का जो नंबर है वो ऊपर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इवेंचुअली आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही लीटर से डिवाइड हो रहा होगा। सो जस्ट टू अवॉइड एन एक्स्ट्रा स्टेप आपने डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट्स को ml से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपके पास जो गिवन चीजें थी वो इक्विवेलेंट्स की फॉर्म, सॉरी, आपके पास जो क्वेश्चन में वॉल्यूम था वो भी ml में दिया हुआ था और जो आपने कैलकुलेशन की थी वो भी आपकी मिली इक्विवेलेंट्स में आ रही थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम ये जो मिली इक्विवेलेंट 4.079 आया, ये कैसे, ये कैलकुलेट जो हमने किया 0.2015 डिवाइडेड बाय 49.45, ये कहाँ से आया 49.45? 49.45 आपके पास कहाँ से आया? 49.45 आपके पास यहाँ से आया कि एक मिनट मैं इसको
लिखती हूँ। एक्चुअली मुझे आर्सेनियस ऑक्साइड आपके पास 0.2015 है और एक मिनट, ठीक है। अच्छा, आर्सेनियस ऑक्साइड का जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है ना, दैट इज एक्चुअली 197.841। ठीक है, इसको मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। आर्सेनियस ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है 197.841। ठीक है, तो जब आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 49.4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यस जब मैम। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.2015 आपके पास आपने वे किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास इसका रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट आ रहा है वो आ रहा है 49.45। तो जब आप इसके मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के बाद 0.2015 डिवाइड बाय 49.45, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट जो आ रहा है ना वो आ रहा है 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। जब आपने 0.2015 को डिवाइड किया है ना 49.45 के साथ, तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया है 4.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 बिकॉज इट डिनोट्स द मिली प्रीफिक्स, तो आपने इसको क्या किया है कि सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मिली इक्विवेलेंट्स में चेंज कर लिया कि 10⁻⁻3 आपको कैलकुलेशन में यूज करना पड़े, उसके बजाय आपने 10⁻⁻3 की जगह मिली का वर्ड यूज कर लिया। अब क्लियर हो गया? यस मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम ये पीएच वाला दोबारा बताइएगा। पीएच वाला जो हमने अभी प्रेसिपिटेशन में डिस्कस किया था। यस मैम। प्रेसिपिटेशन में मैंने आपसे कहा था कि पीएच का जो फर्स्ट है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सेंटेंस वो आप हटा दें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको सिर्फ बस यही याद रखना है कि अगर आपका सॉल्यूशन मोर एसिडिक है तो इट विल सपोर्ट द प्रेसिपिटेशन मोर। ये वाला सेंटेंस आप इसको ऐसे ओमिट कर दें। ठीक है, ओके मैम। तो मैम एक ही बात हो गई ना कि अगर लेस एसिडिक होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा देखिए, अगर आपका जो सॉल्यूशन है ना वो या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है, या वो बहुत, असल में आपके जो पीएच के चेंजेस है ना, अगर आप उसका कभी कोई ग्राफ देखें तो पीएच के चेंजेस 0 से 7 तक पहले स्लोली इंक्रीज होते हैं, उसके बाद बीच का जो पोर्शन होता है ना जहाँ पे आपकी लेस एसिडिक या लेस बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, वहां पे आपके जो ग्राफ है वो प्लेट्यू के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद दोबारा से जब आप बेसिक पे आते हैं तो अगेन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप बात कर रहे होते हैं हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन कंपाउंड की, तो एट टाइम्स उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज या उनके दोनों के रिएक्शंस अक्सर सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएच आपको पता है कि स्केल जो है वो 0 to 7 एसिडिक दे रहा है, 7 से लेकर 14 तक आपको अल्कलाइन पीएच दे रहा है, लेकिन जो बीच वाली पीएच है आपकी, फॉर एग्जांपल 5 to 9 पीएच की अगर आप बात करें तो 5 to 9 पीएच जो है वो एक तरह से आपकी न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर 5, अगर किसी एसिड की 5 पीएच है तो ऑब्वियसली दैट एसिड इज वेरी लेस एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशंस की,
इन दैट केस हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशंस को अगर आप कंपेयर करें तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस जो हैं वो ज्यादा अच्छी किस्में हो रही हैं एसिडिक सॉल्यूशन में. व्हाई? मैंने ये पॉइंट वैसे डिस्कस किया था कि व्हाई वी कैन नॉट यूज मोर अल्कलाइन सॉल्यूशंस. अल्कलाइन मैम क्योंकि वो OH आयन के साथ रिएक्ट कर जाती है इसलिए. एग्जैक्टली जो आपका जो आप टाइट्रेंट है दैट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्सिल आयन. इस वजह से आपके पास जो अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा इंटेंस होगा तो वो प्रेसिपिटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी सॉल्युबल इन नेचर. ठीक है. ओके मैम. एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा क्लास अब तक जो हमारे टाइट्रेशन का हमारा जो टॉपिक था टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस का वो हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है. तो मैं नेक्स्ट वीक में आपका एक क्विज रखूंगी इंशाल्लाह ताला जो इन कंप्लीट इस टॉपिक से होगा. तब तक आप जितने भी आप जब इसको गो थ्रू कर लें अच्छे तरीके से लेक्चर्स को भी और जो मैंने रीडिंग मटेरियल अपलोड किया है उसको भी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. वी कैन हैव अनदर सेशन जिसमें आपके क्यूरीज को रिजॉल्व कर लें. एमसीक्यू बेस्ड आपका जो एक टेस्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं उसकी डेट अनाउंस कर दूंगी कि कब है. लेकिन नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस से. यस. ओके मैम. मैम इससे पहले कोई लेक्चर अपलोड नहीं करेंगी? नहीं लेक्चर साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन ये जस्ट अलग से मैं आपको बता रही हूँ. बस आ क्यों नहीं रही है? मैसेजेस फॉर सम रीजन मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है. मैसेज जो भी किया है प्लीज मुझे उसको वर्बली बता दें. नहीं मैम मैं बस वही टाइट्रेशन का पूछ रही थी आपसे क्विज के ठीक है. हवाले से. ठीक है. लेक्चर्स अपने टाइम पे रोजाना होपफुली एक एक लेक्चर में अपलोड करती रहूंगी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलैरिमेट्री तो वो साथ साथ चलता रहेगा लेकिन आपने साथ साथ अपने टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है. ठीक है मैम. ओके. थैंक यू. ओके. ओके. अल्लाह हाफिज.